नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक लंबे अंतराल के बाद आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज का टॉपिक ज़्यादा बात ना करते हुए समास पर चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले हमने संधियों पर चर्चा की थी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो समास अगर हम देखें तो सबसे पहले समास क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके पहले हमने संधि पढ़ा था, तो संधि की परिभाषा क्या है और समास की परिभाषा क्या है दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि संधि क्या है, संधि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और वहीं अगर आपसे ये कहने लगे कि समास क्या है, तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है इसमें। आइए देखते हैं। समास की अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप ये बताएंगे दो शब्दों के मेल से। तो यहां पर हम क्या जोड़ देंगे? शब्दों के मेल से। तो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं समास क्या होता है, कितने प्रकार हैं, विस्तार से जानेंगे। तो समास की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद क्या होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मृग समूह, मृग समूह लिखा हुआ है, तो इसमें हम ये देखेंगे यहां पर दो शब्द हैं, एक है मृग और दूसरा है समूह। तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपका समस्त पद। और जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मृग और दूसरा हो जाएगा समूह, या कह ले मृगों का समूह। तो ये जो मृग आप देख रहे हैं ये है पूर्व पद, और ये जो समूह है ये आपका उत्तर पद है। तो जो सबसे पहले आगे का दिया हुआ है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में दिया हुआ है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो अब आइए आगे देखते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। समास के प्रकारों पर अगर हम चर्चा करें तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो समास है आपका वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, और तीसरा है आपका द्वंद्व समास, और चौथा है आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब यहां पर हम देखें तो ये 4 मुख्य रूप से हो गए। अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास ये दो, इसी के ही 2 भाग हैं। तो यहां पर हम इसको 5वां कर लेते हैं और ये 6ठा कर लेते हैं। तत्पुरुष समास में पहला है द्विगु समास, द्विगु समास, और छठा जो हो जाएगा आपका ये तत्पुरुष का ही प्रकार है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब देखो एक प्रश्न आपसे, पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो पहली बात तो संख्या पूछ लेगा, 6 प्रकार के समास होते हैं। तीसरी बात ये पूछेगा कि पूर्व पद किसे कहते हैं। कोई एक शब्द दे देगा, कहेगा देशांतर, देशांतर में पूर्व पद है। ऑप्शन ए देश, ऑप्शन बी अंतर, ऑप्शन सी देशांतर, या इनमें से सभी। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुछ और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि इसका पूर्व पद क्या है, इसका जो है अंतिम पद क्या है, या गौड़ पद क्या है, इस तरीके से पूछ लेगा। उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, इस तरीके से। और दूसरा आपसे पूछ लेता है कि कौन से समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन से पद समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसका उत्तर पद प्रधान होता है, किसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो आइए हम एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखना, ये जो आप अव्ययी भाव देख रहे हैं, तो इसकी शुरुआत देखो आ से हो रही है। इसका मतलब इसका जो आगे का है, आगे का पद जिसको कहते हैं पूर्व पद, तो इसका जो प्रधान होता है, पर पद जो होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का तत् का मतलब होता है उसके, मतलब उसके बाद, कहते हैं तत्पश्चात। तो इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की अब बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा है द्वा, द्वा, द्वा का मतलब दोनों, द्वा का मतलब दो होता है, लेकिन द्वा द्वा 2 बार लिखा है, समझने के लिए बता रहे हैं। तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसका कैसे याद रखें? देखो ये आसान है याद रखना। सबसे पहले देखो
पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पहले सबसे आप अव्ययी भाव लिखे हैं तो पूर्व पद, उसके बाद दूसरा वाला पद मतलब उत्तर पद, उसके बाद दोनों पद, उसके बाद कोई नहीं। तो पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद, कोई पद नहीं। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जब तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान है तो सीधी सी बात ये इसी का ही अंग है। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष से ही उत्पत्ति हुई है द्विगु और द्विगु समास और कर्मधारय समास की, तो हम कह सकते हैं कि इसका भी उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, और इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, कौन से समास का उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, किस समास का कोई अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद इसको कहेंगे बहुब्रीहि समास में, इसके कोई पद प्रधान नहीं होता है, जबकि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आइए देखते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो मैं शार्ट में बात करता हूं, ज्यादा घुमाता नहीं हूं। सबसे पहले पहचान आपको याद रखना है, यदि शब्दों का दोहराव हो रहा हो, किसी शब्द की बारंबारता हो रही हो, तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं शब्दों का दोहराव हो रहा हो, पहली पहचान है शब्दों का दोहराव हो रहा हो। और दूसरी पहचान है शुरुआत उपसर्ग से हो रही हो। हम कह सकते हैं कि पूर्व पद उपसर्ग हो, लेकिन पूर्व पद उपसर्ग हो, लेकिन उपसर्ग, लेकिन लगा हुआ है, ध्यान देना, लेकिन उपसर्ग विशेषण या विशेष का काम ना करता हो। उपसर्ग विशेष या विशेषण का कार्य, सीधे हम लिख देते हैं विशेषण का कार्य ना करता हो, विशेषण का कार्य ना करता हो। ठीक है, ना करता हो। अब ये बात इसलिए लिखी गई है, शब्दों का दोहराव अभी बताएंगे, पूर्व पद उपसर्ग हो लेकिन उपसर्ग जो है विशेषण का कार्य ना करता हो, क्योंकि विशेष और विशेषण का कॉन्सेप्ट चलता है कर्मधारय समास में। ठीक है, जैसे कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ सुपुरुष, सुपुरुष दे दिया में कौन सा समास है, या आपसे पूछ लेगा कि सुकन्या में कौन सा समास है, सुकन्या में कौन सा समास है, ये दोनों पूछ लिया, या फिर पूछ दिया आपसे उपवेद, उपवेद में कौन सा समास है। तो अब आपको लगेगा यहां पर इसकी शुरुआत उपसर्ग से हो रही है, लेकिन यहां पर देखिए सु लगा हुआ है, यहां पर भी सु लगा हुआ है, उपसर्ग है सु, और उप भी क्या है आपका उपसर्ग है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ये जो उप है और ये जो सु है, ये किसका काम कर रहा है, शेष पद के लिए विशेषण का काम कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता बतला रहा है। और जहां कहीं भी विशेषता बताने की बात आए तो हमारा उत्तर कर्मधारय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्मधारय होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो देखिए सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष, और जहां पर विशेष विशेषण हो, ये हो गया जो शब्द विशेषता बतलाता है, मतलब सुंदर पुरुष। तो सु हो गया विशेषण और पुरुष हो गया विशेष। तो विशेष विशेषण कर्मधारय में चलता है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताइए नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय में पूछ लिया तो आप बताते हो कर्मधारय है। क्यों, क्योंकि नीली गाय, गाय की विशेषता बतला रहा है ये नीला शब्द। तो जब विशेषता बताने लगे उपसर्ग, तो समझ लीजिए वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है तब आप लगा सकते हो कि ये अव्ययी भाव समास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे की बात करते हैं कि क्या है। और एक यहां पर आया था देखो उपवेद, वो भी जान लो। उपवेद में भी आपका क्या है, आपका कर्मधारय समास है। उप का मतलब होता है छोटा और वेद का मतलब वेद, यानी वेद की विशेषता बता रहा है कि मुख्य वेद नहीं है, उससे छोटा वाला वेद है। चार वेद हैं, चारों वेदों के अपने एक एक वेद होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, विशेष विशेषण का काम कर रहा है, कर्मधारय समास होगा। अगर ऑप्शन कर्मधारय नहीं है तब आप अव्ययी भाव लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे, जहां पर हमने साफ लिखा हुआ है पूर्व पद उपसर्ग हो लेकिन उपसर्ग विशेषण का काम ना कर रहा हो, तभी आपका अव्ययी भाव होगा। ये नहीं कि तुरंत लगा दिया, कि हम लोग रट लेते हैं कि जो है उपसर्ग से शुरुआत हो रही हो तो वो क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसके अलावा कुछ और उपसर्ग वाले आ जाते हैं, जैसे नए तत्पुरुष समास में भी उपसर्ग से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन नए का नकारात्मकता के अर्थ में लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले के उदाहरण देख लेते हैं कि शब्दों का दोहराव हो तब अव्ययी भाव समास होता है क्यों। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे शब्दों का दोहराव जैसे आ गया, जैसे आ गया हाथों हाथ, क्या आ गया, हाथों हाथ, हाथों हाथ। देखो अब यहाँ पर हाथ हाथ दो बार आया। उसके बाद आ गया बातों बात, बातों बात, या आ गया कानों कान। तो इनमें सब में आ गया हाथों हाथ, बातों बात, लातों लात, कानों कान, है ना। चलते चलते, सोते सोते, रोते रोते, गाते गाते, हंसते हंसते,
है ना। तो इस तरीके से किसी भी शब्द का अगर दोहराव हो जाए तो वहां पर क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। अब कुछ लोगों का मानना है ना, अगर रटेंगे तो धोखा खा जाएंगे, तो धोखे से बचने के लिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहां पर अगर दे दिया गया, मान लीजिए चलते चलते दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चलते 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 चलते। अब देखो यहां पर लग गया योजक चिन्ह, और जहां पर अक्सर हम लोग गलत तरीके से पढ़ लेते हैं कि जहां पर योजक चिन्ह होता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे द्वंद्व समास के हम आगे उदाहरण देखेंगे जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता ही नहीं, उसके बावजूद भी उसमें द्वंद्व समास होता है। तो योजक चिन्ह का होना या ना होना किसी भी कारक को निर्धारित नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई पहले नियम के अनुसार, हम कुछ उदाहरण बताए, हाथों हाथ बातों बात। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा था कि बताओ भागम भाग, भागम भाग में कौन सा समास है, भागम भाग। तो सीधी सी बात है, भाग भाग दो बार है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शब्दों का दोहराव हुआ है, क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब दूसरा है पूर्व पद उपसर्ग हो लेकिन कार्य ना कर रहा हो विशेषण विशेष्य का। आइए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं दूसरे वाले को। अब देखो यहां पर जैसे दिया हुआ है आजन्म, क्या दिया हुआ है, आजन्म। दूसरा दिया है यथाशक्ति, यथाशक्ति। देखो यहां पर यथा उपसर्ग लगा हुआ है, यहां पर आ उपसर्ग लगा हुआ है। इसके अलावा प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो यहां पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, भरपेट, भरपेट, है ना, उन्नयन, उन्नयन। तो यहां पर उत धन नयन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर उत उपसर्ग लगा हुआ है, यहां पर प्रति उपसर्ग लगा है, यहां पर भर उपसर्ग लगा है, यहां पर यथा उपसर्ग लगा हुआ है, यहां पर आ उपसर्ग लगा हुआ है, कुछ भी उपसर्ग लगा हुआ हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये कुछ मेन पहचान हमने बताई अव्ययी भाव समास की। इसके बाद हम देखेंगे एक दूसरा समास जिसको कहते हैं कर्मधारय समास। क्योंकि ये मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आइए देख लेते हैं कर्मधारय समास को भी। कर्मधारय समास, कर्मधारय की अगर हम बात करें, कर्मधारय तो पहचान नंबर 1, सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहचान नंबर 1, विशेष विशेषण हो, विशेष विशेषण का कॉन्सेप्ट हो, उसमें विशेष विशेषण का कॉन्सेप्ट आ रहा हो। दूसरी पहचान है अगर उसमें उपमेय उपमान का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, उपमेय उपमान का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास। यहां पर भी दो पहचान हमने बताई। इतना तो आपको पता होगा कि विशेष विशेषण क्या होता है। विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। विशेष वो शब्द होता है या वो चीज होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। और विशेषण आप जानते हैं, जो शब्द क्या करता है, किसी की विशेषता बतलाता है, उसको क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे यहां पर हमने दे दिया कि राम सुंदर है, यहां पर दे दिया गया राम सुंदर है, ठीक है, या राम बुद्धिमान है। चलो यहां बुद्धिमान कर लेते हैं। तो मान लीजिए राम बुद्धिमान है, यहां पर दे दिया गया। तो यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां पर विशेषण क्या है, तो कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर बुद्धिमान शब्द क्या है, विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। और किसकी बता रहा है, तो जिसकी बताई जाती है, तो राम की बता रहा है। तो राम यहां पर क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है। तो विशेष विशेषण का कॉन्सेप्ट हो। अब उपमेय और उपमान क्या है, उपमेय और उपमान क्या है, तो उपमेय उपमान की आइए बात कर लेते हैं। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान का मतलब होता है जिस वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो उसको कहते हैं उपमेय और उपमान। देखो जैसे यहां पर दे दिया गया कि राधा के चरण, राधा के चरण कमल के समान, कमल के समान कोमल हैं, कोमल हैं, इस तरीके से दे दिया गया है वाक्य। अब ये जो राधा, ये अब देखिए जो चरण हैं, चरणों की तुलना, अब राधा की तुलना तो की नहीं गई कि राधा जो है उसके समान सुंदर है, राधा जो है सुनीता के समान सुंदर है, ऐसे मान लीजिए। तो चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, कि उसके चरण जो है वो किसके समान है, कमल के समान। तो चरण यहां पर क्या हो जाए, जिसकी तुलना की जाती है, तो उसको कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं, उपमेय। तो ये चरण हो जाएगा उपमेय। और चरणों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आता है विशेष विशेषण का, उपमेय उपमान का, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये भी हो सकता है कि देखो दो पद होते हैं या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, किसी समास में दो या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। जनरली आप लोगों ने दो पढ़ा है, लेकिन तीन भी हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि तन मन और धन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर तीन पद हैं, ठीक है। जनरली आप दो पद देखते हैं, जैसे मृग समूह, देशांतर, दशानन, दस आनंद, दो पद देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मन, कर्म और वचन, यहाँ पर तीन पद हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो विशेष विशेषण आप समझ गए,
उपमेय उपमान भी समझ गए। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि एक तरफ विशेष हो और एक तरफ विशेषण हो। ये विशेषण पहले भी हो सकता है और विशेष जो पहले यहाँ लिखा है तो बाद में भी हो सकता है, या दोनों पद विशेषण विशेषण हो सकते हैं, या दोनों पद विशेष विशेष हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास निर्धारित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसी भी पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं, वो विकल्प और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे यहां पर दे दिया गया चरण कमल, क्या दे दिया गया? चरण कमल। तो चरण कमल ये एक दे दिया गया पद, समस्त पद है ये, और इसमें कहा गया कि बताओ कौन सा समास है। या दे दिया गया नील कमल, क्या दे दिया गया? नील कमल दे दिया गया, नील गाय दे दिया गया। ठीक, इसके अलावा क्या दे दिया गया? हष्ट पुष्ट दे दिया गया। अब देखो यहां पर देखो योजक चिन्ह आ गया। अब जिन लोगों ने पढ़ रखा है कि योजक चिन्ह जहां पर लगता है वहां पर द्वंद्व समास होता है तो वो गलत हो जाते हैं। देखो अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ था, अब देखो यहाँ कर्मधारय में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। देखो चरण कमल की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो विशेष ये उपमेय और उपमान का लगा है। चरण जो है कमल के समान है, इसके पहले हमने उदाहरण दिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। यहाँ पर अगर देखें नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है? नीला, विशेषता बता रहा है कमल की, यानी विशेष विशेषण आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। यहाँ पर अगर नील गाय है तो गाय कैसी है? नीली है, विशेषता बताई जा रही है किसी की, तो यहाँ पर गाय की विशेषता बतलाई जा रही है, मतलब ये विशेष है और ये क्या है? ये विशेषण है, और ये गाय क्या है? विशेष है। हष्ट पुष्ट की अगर हम बात करें, हमने पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपका एक विशेष और दूसरा विशेषण ही हो, विशेष विशेष भी हो सकता है और विशेषण विशेषण भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हष्ट पुष्ट, तो हष्ट पुष्ट वास्तव में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, मोटे ताजे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये मोटा ताजा अगर आ गया तो यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है मोटा और ताजा, और यहाँ पर योजक चिन्ह लगा दिया और पूछा कि बताओ इसमें कौन सा समास है, तो जाहिर सी बात है हष्ट पुष्ट में भी क्या होगा? यहाँ पर भी आपका कर्मधारय भी होगा। क्या होगा? कर्मधारय होगा। और इसमें भी क्या होगा? आपका कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है, कर्मधारय समास ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान देना, अगर मोटा मोटा दिया रहता, मोटा मोटा दो बार आ जाता, मोटा मोटा, तब यहाँ पर आपका कर्मधारय समास नहीं होता, क्योंकि शब्दों का दोहराव हो गया है, और जब दोहराव होता है तो अभी इसके पहले हमने बताया था कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहीं पर बता दे रहे हैं, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, लेकिन अगर मोटा ताजा दिया हुआ है, मोटा मोटा दिया हुआ है, और मान लीजिए इसकी जगह पर क्या दिया रहता? इसकी जगह पर मान लीजिए मोटा ताजा दिया है, मोटा मोटा दिया हुआ है, इसकी जगह पर मोटा पतला अगर दिया रहता, मोटा पतला अगर दिया रहता, तो यहां पर कौन सा समास होता? तब यहां पर आपका क्या हो जाता? द्वंद्व समास हो जाता। जहां पर विलोम शब्द होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। यहां पर आप देख रहे हो मोटा की जगह पर ताजा दिया हुआ है। मोटा क्या है? विशेषण है। ठीक है, लड़की मोटी है या लड़का मोटा है ना, सब्जियां ताजी हैं, ये दोनों शब्द विशेषण और विशेषण हैं। ये भी क्या है? विशेषण, और ये भी क्या है? विशेषण है। हष्ट पुष्ट, ये दोनों ये भी विशेषण और ये भी विशेषण है, लेकिन एक दूसरे के विलोम नहीं है, विपरीत नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर मोटा मोटा दो बार प्रयोग हुआ है तो विशेष विशेषण है नहीं, है ना। यहाँ पर क्या है? मोटा मोटा दिया है तो दो बार दोहराव हुआ है, और जब दोहराव हो तो सीधी सी बात है अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्योंकि बात कर्मधारय समास की हो रही है तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि कर्मधारय समास में क्या कैसे पहचानोगे? दो पहचान होती है, विशेष विशेषण, उपमेय उपमान। ठीक, तो ये हमने आज देखा अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये लेक्चर आपको मिल पाया है, क्योंकि काफ़ी दूर पोस्टिंग हो जाने के कारण पूरी व्यवस्था करने में, दौड़ भाग में और पूरी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगा। तो आज से मैं कोशिश करूंगा, हालांकि बोर्ड यहाँ पर बहुत छोटा हो गया है, लेकिन चलो कोई भरोसा नहीं है, आज यहाँ है, कहीं बोरिया बिस्तरा बांध के दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, तो इसलिए छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर के साथ हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।